Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। तो हमने लास्ट क्लास में आपको एंड किया था कैसे हम पीएच निकालते हैं मिक्सचर का। अब इस पीएच के बाद अगला हम बात करते हैं फॉर टाइट्रेशन। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा रिगार्डिंग टाइट्रेशन, जो आपको लैब में भी करना है कि टाइट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके पीएच में हम क्या चेंजेस देखते हैं। ठीक है, तो अगला हम जा रहे हैं बात करने किसका, रिगार्डिंग टाइट्रेशन। रिगार्डिंग टाइट्रेशन अब देखिए, ये जो टाइट्रेशन है इसी टाइट्रेशन के बेसिस पर हम पता करते हैं कि हम कौन सा इंडिकेटर कब यूज़ करेंगे और कब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास एसिड एंड बेस है। हमारे पास क्या है, एक एसिड है और एक हमारे पास बेस है। तो अगर इनकी हम टाइट्रेशन की बात करेंगे तो हम एसिड और बेस को कहीं ना कहीं मिक्स करेंगे, और जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारे बहुत सारे कंडीशंस आएंगे मिक्स करने का। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हमने मिक्स कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या होगा हमारा। दूसरा में अगर मान लीजिए अगर हमने मिक्स कर लिया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या हमारा इंडिकेटर का बात होगा। तीसरा अगर हमने बात कर लिया वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तब क्या होगा। और चौथा अगर हमने बात कर लिया वीक बेस वीक एसिड, तब क्या होगा। तो यानी ये हमारा 4 कंडीशन है टाइट्रेशन का। कितना है बेटा, देयर आर 4 कंडीशंस फॉर टाइट्रेशन। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारा है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहला है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इसकी हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने अगर एक ले लिया बीकर, ठीक है, इस बीकर में पहले से हमने एक एसिड लिया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मान लीजिए इसमें हमने एक एसिड लिया है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल सही। इसका जो मोलैरिटी है वो हमने लिया है 0.1 m, और जो इसका वॉल्यूम है वो हमने लिया 25 ml। ये बीकर में हमने एक एसिड लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट, जो आप केमिस्ट्री लैब में देखोगे, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट हमने क्या किया, मैं इसमें एक NaOH डालना शुरू किया। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने ऐसा NaOH लिया है जो स्टैंडर्ड है, मतलब 0.1 मोलैरिटी। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब हमारा ये बात करना है कि इसका इंडिकेटर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए इसमें हम वेरियस केसेस लेने जा रहे हैं। सबसे पहला केस हम क्या ले रहे हैं, पहला केस कि एट टाइम t बराबर 0, जब हमारा टाइम t बराबर 0 है, जब हमारा टाइम t क्या हो गया, 0 हो गया, तो उस समय तो हमारे पास बीकर में केवल एसिड है, क्योंकि जब टाइम t बराबर 0 है उस समय आप ब्यूरेट से NaOH नहीं डाल रहे हो, उस समय हमारे पास केवल एसिड है। एसिड है जिसका जो एसिड है इसका कंसंट्रेशन है 0.1, मतलब 10 का पावर -1, और यही अगर इसका हम pH निकालेंगे तो ये आ गया 1। कब, जब हमारा टाइम t बराबर 0 था। ठीक है, आइए दूसरा केस हम बात करते हैं।
जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ब्यूरेट से NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 10 ml ऑफ NaOH जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलैरिटी है इज एडेड, अगर हमने इसको ऐड कर दिया तो क्या होगा, जैसे जैसे बेस को आप एसिड में ऐड करोगे, आपको पता है कि एसिड बेस का जो रिएक्शन है वो वर्ल्ड का ताकतवर रिएक्शन है, उनको आपस में रिएक्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब जैसे जैसे बेस आप डालोगे वैसे वैसे सॉल्ट प्लस वाटर में बन जाएगा। मतलब जब आपने 10 ml NaOH को ऐड किया, अब हम जो निकालेंगे H+ वो डेफिनेटली अब कम होगा, क्योंकि कुछ एसिड तो बेस से रिएक्ट कर गया ना। तो जब आपने 10 मोल NaOH ऐड कर दिया, इसके बाद जो हमारा H+ बचा वो कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज 25 × 0.1 माइनस जो बेस रिएक्ट कर गया 10 × 0.1। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन, टोटल मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, एसिड का 25 है और 10 मोल आपने ऐड किया बेस का। सॉल्व करने पर ये आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 35। जब इसका आप pH निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.36। कितना आ गया, 1.36। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप बेस बढ़ाए जा रहे हो वैसे वैसे आपका pH बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आपका pH बढ़ते जा रहा है। चलो अब 10 के जगह हमने क्या किया कि 20 मोल अब 20 ml ऐड कर दिया NaOH। तीसरा कंडीशन की अगर हम बात करें कि इफ 20 ml, 0.1 molarity NaOH is added, then जब 20 ml 0.1 तो एसिड हमारा और डिक्रीज करे, क्योंकि ये फर्दर और रिएक्ट कर गया बेस से। तो अब जो हमारा H+ बचा वो कितना हो जाएगा, एसिड तो फिक्स ही है 25 × 0.1 माइनस जो बेस से रिएक्ट कर गया 20 × 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, एसिड का 25 और बेस का 20। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 45, और इसका अगर हम pH निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.95। अब क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आपने बेस जब 10 ml था तो pH 1.36, 20 ml किया तो 1.95, वैसे 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 आपका बेस बढ़ते जा रहा है। लास्ट में चलिए आपने क्या किया कि 24.9 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaOH को ऐड कर दिया। तो अब हमारा H+ कितना आएगा, अब जो हमारा H+ आ जाएगा वो हो जाएगा, इनिशियल तो इसका यही है 25 × 0.1 और बेस आपका हो गया 24.9 × 0.1, टोटल वॉल्यूम हो गया 25 + 24.9। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ आ गया pH 3.69। कितना आ गया, 3.69। ठीक है, फर्दर और बढ़ाइए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आया था, इसीलिए आपको ग्राफ बताने के लिए हम रीडिंग ले रहे हैं। चलिए अब हम क्या किए कि एसिड से अधिक ले लिए, हम क्या किए, एसिड हमारा 25 ml है ना, हम इस बार बेस को ले लिए 25.1 ml। 25.1 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी अगर हम NaOH को ऐड कर दिए, अब हमारा H+ तो वैल्यू नहीं निकाल पाए, क्यों, क्योंकि हमारा बेस ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप देखिए हमारा H+ था 25 ml और हमने बेस कितना ऐड कर दिया 25.1 ml, मतलब अब यहाँ पर हम एसिड नहीं निकाल पाएंगे। क्यों,
क्योंकि पूरा का पूरा एसिड सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें बेस निकालना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कितना हमारा OH माइनस बच गया। कितना OH माइनस है, 2.51 इंटू 0.1, और जो एसिड इसे रिएक्ट कर गया कितना, 25 इंटू 0.1। पूरा वॉल्यूम से बात कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25.1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो POH आ जाएगा वो आएगा 3.69, और जो हमारा pH आ गया वो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 3.69 बराबर 10.3। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाए थे हम कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जो हमारा आपने एसिड लिया 25 ml, उससे आप 0.1 ml ज़्यादा बेस लिए तो आपका pH रैंडमली इंक्रीज हो गया 10.3। देखिए 25.1 ml में हो गया 10.3, और 24.9 में था 3.69। देख लीजिए केवल 2 ड्रॉप से कितना pH बढ़ गया। यानी अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें, अगर इसका हम ग्राफ का बात करें, नीचे अगर हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, और ऊपर हम ले लेते हैं pH हमने ले लिया 1, फिर 4, फिर 11, यहाँ वॉल्यूम हमें 10, 20, 24, 25। अगर इसमें हम ग्राफ बनाएं तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे 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 हम धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, हमारा pH मैक्सिमम 4 तक ही गया था। लेकिन जैसे हमने 25.1 डाला, हमारा रैंडमली pH क्या हो गया, 11 तक चला गया। देख रहे हो, इसके फर्दर फिर हमारा इंक्रीज कर गया। तो आप क्या देख रहे हो कि 24.9 तक हमारा pH 4 तक के रेंज में था। देखिए 24.9 तक हमारा pH 3.69, जैसे 25 से एक ड्रॉप आपका शार्पली इंक्रीज कर गया pH कितना, अप टू 10.3, मतलब 11 के रेंज में। तो यही जो पॉइंट है बेटा, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी को बोलते हैं शार्प पॉइंट इन pH। क्या इसको बोलते हैं हम, शार्प पॉइंट इन pH, क्योंकि यहीं पर आपका pH रैंडमली इंक्रीज हुआ। अब इसको देख के आप ये बताइए कि इसमें आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जो शार्प पॉइंट पर लाई किया। और शार्प पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, शार्प पॉइंट हमारा 4 से लेकर 11 तक है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि हम वही इंडिकेटर यूज करेंगे, हम वही इंडिकेटर यूज करेंगे जो इसके शार्प रेंज पर लाई करता। मतलब हम वही इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका जो pH रेंज है वो 4 से 11 के बीच में है। हम कौन सा यूज करेंगे इंडिकेटर, जिसका pH रेंज 4 से 11 तक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। क्या एग्जांपल होगा इसका, मिथाइल ऑरेंज। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि all the indicators having pH range, all the indicators having pH range in order of 4 to 11 can be used in this type, can be used in this type of titration। हम इस टाइप ऑफ टाइट्रेशन में इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज टाइट्रेशन, मिथाइल ऑरेंज टाइट्रेशन कैन बी यूज्ड, can be
यूज्ड। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, कब? जब आपने एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया और आपने बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया। आया समझ में? दूसरा केस हम बात करते हैं, जहां पर हमारा बेस तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, हमने एसिड को वीक ले लिया। तो सेकंड हम जा रहे हैं बात करने टाइट्रेशन ऑफ weak acid and strong base. Titration of weak acid and strong base. Titration of weak acid and strong base. एसिड वीक है, बेस क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें क्या आपका एसिड वीक है, तो यहाँ पर अगर एसिड हम ले लिए CH3COOH, ठीक है, जिसमें हमने ले लिया 25 ml, 0.1 मोलैरिटी वीक एसिड। विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट आप इसमें डाल रहे हो NaOH। आप इसमें क्या डाल रहे हो? NaOH, ठीक है। जिस तरह हमने पहले सारा एक्सपेरिमेंट किया था एक एक पॉइंट पर लेके, उस तरह से आप यहाँ भी एक्सपेरिमेंट जब पूरा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका जो शार्प पॉइंट का रेंज जो आएगा, मतलब जहाँ से रैंडमली इंक्रीज कर जाएगा, वो रहेगा 7 to 11। क्या रहेगा वो? 7 to 11 तक रहेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसमें? हम इसमें ये बोल सकते हैं कि आफ्टर experiment we get the sharp point. After experiment we get the sharp point, that is जो हमारा pH शार्प पॉइंट में रहेगा वो रहेगा आपका 7 to 11। मतलब जो हमारा pH का क्या रेंज रहेगा? 7 to 11। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप बेस स्ट्रॉन्ग लिए हो, आप बेस क्या लिए हो? स्ट्रॉन्ग लिए हो। और जब आप इसको वीक एसिड में डालोगे तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। आप बोलोगे सर सॉल्यूशन में तो एसिड भी है। अरे भैया, तो एसिड वीक है ना, ये तो लेस देन 5% ही तो आयोनाइज होगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब कि आपका pH 7 से बड़ा होना चाहिए। तो pH क्या आ गया हमारा? 7 to 11। अब ये बताओ आप कैसा इंडिकेटर यूज करोगे इसमें? आप इसमें वैसा इंडिकेटर यूज करोगे जिसका pH 7 से 11 के बीच में होता है। आप कैसा यूज करोगे इंडिकेटर? आप वैसा इंडिकेटर यूज करोगे जिसका जो pH रेंज होता है इट इज बिटवीन 7 to 11। तो इसमें हम जो इंडिकेटर यूज करेंगे उसका रेंज होना चाहिए 7 to 11 pH। मतलब हमारे पास दो इंडिकेटर है, एक है फिनोफ्थिलीन, एक हमारा है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर कैन बी यूज्ड हियर। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर को क्या कर सकते हैं? यूज करेंगे। आप बोलोगे सर मेरे पास मिथाइल है। नहीं भैया, मिथाइल 4 होता है। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर तो इसका pH 4 से 11, तो ये हम नहीं यूज करेंगे। मतलब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे वो क्या रहेगा? फिनोफ्थिलीन। इस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज बी केयर। तीसरा हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या होगा? अब मैं एसिड को स्ट्रॉन्ग कर दिया और बेस को वीक कर दिया। तो थर्ड केस विच आई एम गोइंग टू डील इज titration of weak base and strong acid. Titration of weak base and strong acid। अब हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया
और हमारा बेस वीक। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ले लिया बीकर जिसमें हमने बेस ले लिया वीक NH4OH। हमने इसमें ब्यूरेट से डालना शुरू किया एसिड HCl। इसका भी वैसे ही एक्सपेरिमेंट करोगे बार बार हर ml ले के, तो क्या देखोगे कि जो शार्प पॉइंट है वो 4 to 7 के रेंज में आएगा। कितना पर आएगा, मतलब हम क्या बोलेंगे इसमें कि जब आप बार बार एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे तो क्या लिखोगे कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट we get the sharp point in pH that is equal to 4 to 7। 4 to 7 आएगा। अब जब 4 to 7 आ गया इसका शार्प पॉइंट, तो बेटा कैसा इंडिकेटर यूज़ करोगे, आप वैसा ही इंडिकेटर यूज़ करोगे जिसका pH 4 to 7 के बीच में हो। जिसका pH 4 to 7 के बीच में, मतलब हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कैन बी यूज। अगर आप बोलोगे फिनोफ्थिलीन, तो ये नहीं जाए। क्यों, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज pH का रेंज होता है 7 to 11, तो ये चलेगा, और pH का होता है 7 to 11, तो ये नहीं चलेगा। मिथाइल ऑरेंज का होता है pH 4 to 11, तो ये चलेगा। pH का होता है 7 to 11, तो ये नहीं चलेगा। क्लियर है, इसको एक बार देखिए आप। तो ये हमारा हो गया तीसरा केस। जो आखिरी केस आता है वो क्या होता है, जहां पर आप दोनों वीक ले लो, एसिड भी वीक, बेस भी वीक। अब देखिए, आपको एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहचानने आता है। जब पहचानने आएगा तो आप पता कर लो कि ये किसका कॉम्बिनेशन है। मान लो आपको दिया HCl NaOH, आप समझ गए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको हम दे दिए CH3COOH प्लस NaOH, आप समझ गए कि ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। तो ये ऐसे आपको देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हम लास्ट वाला केस की बात करें, अगर हम लास्ट वाला केस की बात करें, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड, अगर इसकी हम बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, दोनों मिनिमम से मिनिमम आयोनाइज होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हियर आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखा कि हियर देयर इज नो शार्प पॉइंट, यहाँ पर हमें कोई भी शार्प पॉइंट नहीं दिखेगा। ठीक है, वाई, बिकॉज बोथ आर वीक, दैट इज एसिड एंड बेस। दोनों वीक है, एसिड भी वीक है एंड आपका बेस भी वीक है। और जो शार्प पॉइंट आपका आता है, इट इज ड्यू टू आइदर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, बट शार्प point is possible due to
आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जब यहाँ शार्प पॉइंट नहीं हुआ तो इसके लिए कोई भी सुटेबल इंडिकेटर नहीं है। जब आपको यहाँ शार्प पॉइंट नहीं मिला तो अगर इसमें हम बात करते हैं इंडिकेटर का, तो इसमें कोई भी सुटेबल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर के लिए क्या होता है, आपको शार्प पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। इस पर बेटा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि टाइट्रेशन क्या होता है। लैब में भी आप जब स्कूल में जाओगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग फैकल्टीज कराएंगे कि हमारा लैब में क्या टाइट्रेशन है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आया समझ में? इसके बाद जो हम चालू करने जाएंगे बेटा वो आपका रहेगा व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। हम बात करेंगे अगला टॉपिक के बारे में जो क्या रहेगा हमारा बफर सॉल्यूशन। अब हमें ये बोलना है कि पहले ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर। बफर एक्सेस, लेकिन अगर ये हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम में तो बफर क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन तीन तरह का हो सकता है, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल। कहने का ये मतलब है कि अगर आप सॉल्यूशन में कुछ एसिड या बेस एक्स्ट्रा डाल देते हो, हम क्या बोले, कुछ एसिड या बेस अगर आप एक्स्ट्रा में डाल देते हो तो वो सॉल्यूशन जो पीएच या पीओएच को इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज होने से रोके, उसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। मतलब आपने तो एक्स्ट्रा डाला एसिड बेस लेकिन पीएच में चेंज नहीं है, पीएच में चेंज से उसको प्रोवाइड करें, उसी को क्या बोलते हैं हम, बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन की बात करें तो आगे बढ़ेंगे तो एक होता है एसिडिक बफर जिसमें हम एसिड के बारे में बात करेंगे, एक होता है बेसिक बफर जिसके बारे में हम बेसिक की बात करेंगे, फिर होता है आपका न्यूट्रल बफर, जो एक एक करके हम इसको डील करेंगे। उससे पहले आपको ये पूरा चीज़ देखना पड़ेगा। आया समझ में?